Students, today we are going to start our next lecture, that is lecture 2, and here we are going to start with difference between ideal gas and real gas. As you know, ideal gases are just a theoretical concept. It is not a real gas exactly. आइडल गैसेस वो होती हैं जो आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, जैसे आइडल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। ठीक है, जैसे तुम्हें पता है ना कि आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन होती है तुम्हारी आइडल गैस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा दैट विल बी आइडल गैसेस होंगी। ठीक है, बट रियल गैसेस जो होती हैं इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं। एक छोटी सी बात याद रखो, आइडियल गैस जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसी कोई गैस नहीं होती है। जस्ट हम उसको, कोई भी रियल गैस को हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में दैट कि जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कि जो रियल गैस है कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रियल और आइडियल गैस को। फर्स्ट पॉइंट तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा है इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो फर्स्ट है ये देखो, इट ओबेज गैस लॉज अंडर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट मीन्स आइडियल गैस जो होती है वो एक कंडीशन गैस होती है जिसमें हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे तब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, उसकी रेंज मैं बता देती हूँ। एक तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। जितने भी गैसेस होती हैं सारी तुम्हारी रियल गैस होती हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, सारी गैसेस रियल होती हैं। तो ये गैस लॉज को फॉलो करेगी एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सारे गैस लॉज जो हमने पढ़े हैं, चार्ल्स लॉ है, एवोगेड्रो लॉ है या फिर बॉयल्स लॉ है, ये तीनों लॉज को आइडियल गैस इक्वेशंस फॉलो करती हैं। तो रियल गैस इक्वेशन, जो रियल गैसेस होती हैं इन लॉज को तभी फॉलो करती हैं जब हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है। ये कंडीशन आ गई ना, दैट मीन्स इस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की कंडीशन पे रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी। जब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तभी तो सारे लॉज को फॉलो करेगी ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड देखो, जो रियल गैसेस होती हैं, ऑल गैस, देखो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट इधर देखो, रियल गैस की साइड की ऑल गैसेस आर रियल होती हैं। जैसे ये तो बिल्कुल बहुत नाइस कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट इधर देखो, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या दिया, डजंट एग्जिस्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ये खुद ही बता दिया इन्होंने कि आइडियल गैसेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। गैसेस लाइक जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये जो गैसेस होती हैं कभी भी लिक्विफाइड नहीं होती हैं इजीली ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर और प्रेशर की हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि कोई भी गैस का पार्टिकल है इसमें। ठीक है, जैसे हम बताते हैं अभी कैसे आपको करना है इसका। ठीक है, एक मिनट। देखिए, कोई भी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ही कम होती है। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उनमें क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे जो पार्टिकल्स हैं, जब बहुत ही ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होंगे तो उनको हमें क्लोज लेकर आना होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब किसी भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गैस के पार्टिकल्स को क्लोज क्लोज लेकर आना होगा, क्योंकि गैस के और लिक्विड के पार्टिकल्स में यही डिफरेंस होता है कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो किसी भी गैस के पार्टिकल्स को जब तुम पास पास लेकर आओगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज करोगे तभी तो एक दूसरे के पास पास आएंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज करोगे जिससे किसी भी गैस को हम एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है जाएंगे, लिक्विड पार्टिकल्स जो है पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रेशर इंक्रीज करना होगा और टेम्परेचर जो है वो भी हमें एक प्रोवाइड करना होगा रेंज का। तो देखो N2 और ये गैसेस जो होती हैं ये कन्वर्ट नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। और उन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कौन से होते हैं, वीक वीक फोर्सेस होते हैं, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसको तुम कितना ही कुछ कर लो तो ये गैस इजीली लिक्विफाइड नहीं होती है, कांट बी लिक्विफाइड इजीली। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस नेगेटिव। ऑफ कोर्स हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि पार्टिकल्स जो हैं गैस के उनके बीच में जो है
ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ही कोई रिपल्शन होता है। उसी तरह से जो वॉल्यूम होता है जो गैस एक्वायर करती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। यानी गैस का एक पार्टिकल जो वॉल्यूम एक्वायर करता है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू होल टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये है थर्ड पॉइंट, ठीक है, समझ गए। अब देखो इधर रियलिटी में सोचो, क्या एक पार्टिकल का वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम एक्वायर करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम तभी तो बनेगा जब एक एक का पार्टिकल का हम वॉल्यूम काउंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखो, अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होते हैं बिटवीन द गैसेज आर नेग्लिजिबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होते हैं ना रिपल्शन फोर्सेज होते हैं, बट एक्चुअली में रियल गैसेज जो होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। बिटवीन द गैसेस क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हो गया डिफरेंस। अब इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। अब जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को बोलते हैं पीवी अपॉन आर टी, दैट इज पीवी अपॉन आर टी इज योर जेड। जेड को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये जो रेशियो होता है पी वी अपॉन आर टी, ये जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इस जेड की वैल्यू जो होती है वो 1 हो सकती है, या फिर ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या फिर लेसर देन 1 हो सकती है। इसकी 3 वैल्यूज़ होती है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 3 वैल्यूज़ हैं, इक्वल टू 1 फर्स्ट केस, सेकंड केस ग्रेटर देन 1 है, थर्ड केस क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू जो है लेसर देन 1 है। तो इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि कोई भी गैस जो होती है, ठीक है, मैं यहाँ फिर से मेंशन कर देती हूँ पी वी अपॉन आर टी, कहाँ गई पी वी, इसको थोड़ा कंजस्टेड लिख देती हूँ, पी वी अपॉन आर टी। इरेजर कहाँ है मेरा, ये हो गया हमारा इरेजर, ठीक है। तो ये अगर 1 होता है, ये रेशो याद रखो। अभी हमने 3 वैल्यूज पढ़ी हैं कि ग्रेटर देन 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेसर देन 1 हो सकती है। अगर इस रेशो की वैल्यू, ठीक है, इस रेशो की वैल्यू, अगर इस रेशो की वैल्यू 1 होती है दैट मीन्स z इज इक्वल टू 1। अगर z तुम्हारा 1 के इक्वल आता है दैट मीन्स अगर इस रेशो को फॉलो करता है कोई भी गैस, z किसी भी गैस के लिए z इज इक्वल टू 1 होता है दैट मीन्स वो गैस आइडियल गैस है। दैट मीन्स इस रिलेशन को जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन होगा, ठीक है। अगर z हमारा क्या आता है, ग्रेटर देन 1 था, एक था लेसर देन 1 हो गया, एक तुम्हारा मोर देन 1 होगा, ठीक है। अब 2 कंडीशन याद रखो, लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, दोनों ही कंडीशन में कौन सी गैस होंगी, रियल गैस होंगी। दोनों ही कंडीशन क्या होंगी, रियल गैस होंगी। तो अगर इक्वल टू 1 होता है तब उसको बोलते हो आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, आइडियल गैसेस वही होती हैं जिसके लिए इज 1 होता है, ठीक है। इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, यहाँ पर आ ही गया है, ठीक है, ये हमने बता ही दिया है। जब ये कंडीशन याद रखो, ये क्या लिखा हुआ है, एज अ प्रेशर अप्रोचेस टू ज़ीरो, जैसे ही तुम्हारा प्रेशर इस इक्वेशन में, जैसे ही प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। जब ये आर के इक्वल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तुमने इसमें याद रखना है कि किसके लिए कितनी वैल्यू होती है, किसके लिए कितनी होती है। दूसरा इसमें तुम देख सकते हो कि प्रेशर जो होता है इसमें, देखो ध्यान से, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। ये बात याद रखना कि जो अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, अगर तुम प्रेशर इंक्रीज़ करते हो किसी का भी, तो उसकी जेड की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, जेड से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अगर तुम किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिक्रीज़ करेगा, यानी उसका 1 से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसी का डिक्रीज़ करते हो तो जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है, दैट इज़ कंप्लीट। देन वी विल मूव टू बॉयल्स टेम्परेचर। अब बॉयल्स टेम्परेचर में तुमने याद रखना है कि बॉयल्स टेम्परेचर होता क्या है, दैट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर। हमने लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास 3 लॉज होते हैं। उसमें हमने बॉयल्स लॉ भी पढ़ा था,
ठीक है, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बॉयल्स टेम्परेचर में भी यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी जो रियल गैस होती है, कोई भी रियल गैस जो होती है वो आइडियली बिहेव करेगी। ठीक है, ये देख लेना, ठीक लिखा गया। ठीक है, तो हमने कहा कि बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी रियल गैस जो होती है दैट बिहेव्स एज आइडियली, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी ओवर एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब बॉयल्स टेम्परेचर जब भी होता है, इसमें देखो, जब हमने बॉयल्स टेम्परेचर लिया है तो एट बॉयल्स टेम्परेचर पे जेड की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। ये तुम्हारा क्या होता है, बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, तो Z इक्वल टू 1 होता है एट बॉयल्स टेम्परेचर पे। तो जब भी बॉयल्स टेम्परेचर हम काउंट करते हैं या फिर हमारा कोई भी बॉयल्स टेम्परेचर होता है 35 और 25, तो उस बॉयल्स टेम्परेचर पे Z की वैल्यू 1 होती है। अगर Z की वैल्यू 1 होती है दैट मीन्स बॉयल्स टेम्परेचर पे सारी गैसेस कैसी होंगी, आइडियल गैस होंगी, है ना। जब भी बॉयल्स टेम्परेचर होता है उस टाइम पे Z की वैल्यू 1 होती है, और Z की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, आइडियल गैसेस के लिए होती है, हम ये पढ़ चुके हैं। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेसर देन 1 होती है, यानी अगर बॉयल्स टेम्परेचर से हम ऊपर जाते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर जाते हैं, तो हम Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और लेसर देन 1 हो जाएगी। बस यही हमने इसमें पढ़ना था। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं क्रिटिकल स्टेट। हमें पता है कि किसी भी गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, देखो कोई भी गैस है हमारे पास, ठीक है, उस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी गैस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ गए भाई हम। ठीक है, तो किसी भी गैस को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं हमें उनको पास पास लाना होगा, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, यही तो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विड स्टेट में लेकर जाना, किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में अगर लेकर जाना है तो उन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो हमें डिक्रीज़ करना होगा, और स्पेस को डिक्रीज़ करने के लिए हमें इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो बढ़ाने होंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ाने होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना मतलब प्रेशर इंक्रीज़ करना है हमें, और टेम्परेचर भी हमें एक प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड, एक जो बोलते हैं ना फिक्स्ड टेम्परेचर बोल सकते हो, एक रेफरेंस टेम्परेचर तुम्हें लेना होगा जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें एक टेम्परेचर भी चाहिए जिस पे ये कन्वर्ट हो जाए किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, समझ गए हो। तो किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हमें उसका प्रेशर इंक्रीज़ करना होगा और उसको एक फिक्स्ड टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना होगा। तो ये मेजर रोल होता है। ठीक है, तो किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर तुम्हें डिक्रीज़ करना होगा। डिक्रीज़ करने के बाद भी तुम्हें एक स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस बोल सकते हो, एक मतलब बेसिक टेम्परेचर बोल सकते हो जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विफाइड हो सकती है। ठीक है, ये बोल सकते हो कोई भी एक ऐसा फिक्स्ड टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज़ योर क्रिटिकल टेम्परेचर, और वही क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। देखो हम यहाँ आ जाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया है एंड क्रिटिकल प्रेशर होगा। देखो पहला ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं TC, PC एंड PC, I think it's PC एंड VC, दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा, दैट इज़ क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी भी हमने पहले भी देखो पढ़ के देखो इस इक्वेशन को क्या बोल रहा है ये, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस में डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच की कोई भी गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती। दैट मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई भी गैस लिक्विफाई की जा सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। दैट इज़ द पर्टिकुलर पॉइंट हेयर। और क्रिटिकल प्रेशर भी एक ऐसा प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर है जिसको हमें लगाना ही होगा किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए एट क्रिटिकल टेम्परेचर। पहले तुम्हें एक टेम्परेचर की रेंज फिक्स करनी होगी, तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है टू लिक्विफाई अ गैस, दैट इज़ क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको लिक्विफाई करना होता है, उसके लिए टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 72.9 एटमॉस्फेयर है, एंड VC इज इक्वल टू में 95.65 पर सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा। दैट इज़ पर्टिकुलर
point here, and thank you so much. We will meet in next video. Students, today we are going to start our next lecture, that is lecture 2, and here we are going to start with difference between ideal gas and real gas. As you know, ideal gases are just a theoretical concept. It is not a real gas exactly. आइडल गैसेस वो होती हैं जो आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, जैसे आइडल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। ठीक है, जैसे तुम्हें पता है ना कि आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन होती है तुम्हारी आइडल गैस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा दैट विल बी आइडल गैसेस होंगी। ठीक है, बट रियल गैसेस जो होती हैं इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं। एक छोटी सी बात याद रखो, आइडियल गैस जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसी कोई गैस नहीं होती है। जस्ट हम उसको, कोई भी रियल गैस को हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में दैट कि जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कि जो रियल गैस है कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रियल और आइडियल गैस को। फर्स्ट पॉइंट तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा है इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो फर्स्ट है ये देखो, इट ओबेज गैस लॉज अंडर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट मीन्स आइडियल गैस जो होती है वो एक कंडीशन गैस होती है जिसमें हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे तब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, उसकी रेंज मैं बता देती हूँ। एक तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। जितने भी गैसेस होती हैं सारी तुम्हारी रियल गैस होती हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, सारी गैसेस रियल होती हैं। तो ये गैस लॉज को फॉलो करेगी एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सारे गैस लॉज जो हमने पढ़े हैं, चार्ल्स लॉ है, एवोगेड्रो लॉ है या फिर बॉयल्स लॉ है, ये तीनों लॉज को आइडियल गैस इक्वेशंस फॉलो करती हैं। तो रियल गैस इक्वेशन, जो रियल गैसेस होती हैं इन लॉज को तभी फॉलो करती हैं जब हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है। ये कंडीशन आ गई ना, दैट मीन्स इस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की कंडीशन पे रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी। जब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तभी तो सारे लॉज को फॉलो करेगी ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड देखो, जो रियल गैसेस होती हैं, ऑल गैस देखो यहाँ पे देखो, सेकंड पॉइंट इधर देखो रियल गैस की साइड की, ऑल गैसेस आर रियल होती हैं। जैसे ये तो बिल्कुल बहुत नाइस कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट इधर देखो, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या दिया, डजंट एग्जिस्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ये खुद ही बता दिया इन्होंने कि आइडियल गैसेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। गैसेस लाइक जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये जो गैसेस होती हैं कभी भी लिक्विफाइड नहीं होती हैं ईजिली ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर प्रेशर की हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि कोई भी गैस का पार्टिकल है इसमें। ठीक है, जैसे हम बताते हैं अभी कैसे आपको करना है इसका। ठीक है, एक मिनट। देखिए, कोई भी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ही कम होती है। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उनमें क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे जो पार्टिकल्स हैं, जब बहुत ही ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होंगे तो उनको हमें क्लोज लेकर आना होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब किसी भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गैस के पार्टिकल्स को क्लोज क्लोज लेकर आना होगा, क्योंकि गैस के और लिक्विड के पार्टिकल्स में यही डिफरेंस होता है कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो किसी भी गैस के पार्टिकल्स को जब तुम पास पास लेकर आओगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज करोगे तभी तो एक दूसरे के पास पास आएंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज करोगे जिससे किसी भी गैस को हम एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है जो लिक्विड पार्टिकल्स जो है पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रेशर इंक्रीज करना होगा और टेम्परेचर जो है वो भी हमें एक प्रोवाइड करना होगा रेंज का। तो देखो N2 और ये गैसेस जो होती हैं ये कन्वर्ट नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। और उन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कौन से होते हैं, वीक
वीक फोर्सेस होते हैं तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसको तुम कितना ही कुछ कर लो तो ये गैस इजीली लिक्विफाइड नहीं होती है, कांट बी लिक्विफाइड इजीली। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस नेगेटिव। ऑफ कोर्स हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि पार्टिकल्स जो हैं गैस के, उनके बीच में जो है ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ही कोई रिपल्शन होता है। उसी तरह से जो वॉल्यूम होता है जो गैस एक्वायर करती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। यानी गैस का एक पार्टिकल जो वॉल्यूम एक्वायर करता है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू होल टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये है थर्ड पॉइंट। ठीक है, समझ गए। अब देखो इधर रियलिटी में सोचो, क्या एक पार्टिकल का वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम एक्वायर करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम तभी तो बनेगा जब एक एक का पार्टिकल का हम वॉल्यूम काउंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखो, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं बिटवीन द गैसेस आर नेग्लिजिबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते हैं ना रिपल्शन फोर्सेस होते हैं, बट एक्चुअली में रियल गैसेस जो होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं। ठीक है, बिटवीन द गैसेस क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हो गया डिफरेंस। अब इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। अब जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को बोलते हैं पीवी अपॉन आर टी, दैट इज पीवी अपॉन आर टी इज योर जेड। जेड को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये जो रेशियो होता है पीवी अपॉन आर टी, ये जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इस जेड की वैल्यू जो होती है वो 1 हो सकती है, या फिर ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या फिर लेसर देन 1 हो सकती है। इसकी 3 वैल्यूज़ होती है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 3 वैल्यूज़ हैं, इक्वल टू 1 फर्स्ट केस, सेकंड केस ग्रेटर देन 1 है, थर्ड केस क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू जो है लेसर देन 1 है। तो इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि कोई भी गैस जो होती है, ठीक है, मैं यहाँ फिर से मेंशन कर देती हूँ, पीवी अपॉन आर टी, कहाँ गए पीवी, इसको थोड़ा कंजस्टेड लिख देती हूँ, पीवी अपॉन आर टी। इरेजर कहाँ है मेरा, ये हो गया हमारा इरेजर। ठीक है, तो ये अगर 1 होता है, ये रेशो याद रखो। अभी हमने 3 वैल्यूज पढ़ी हैं कि ग्रेटर देन 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, या लेसर देन 1 हो सकती है। अगर इस रेशो की वैल्यू, ठीक है, इस रेशो की वैल्यू, अगर इस रेशो की वैल्यू 1 होती है दैट मीन्स z इज इक्वल टू 1। अगर z तुम्हारा 1 के इक्वल आता है दैट मीन्स अगर इस रेशियो को फॉलो करता है कोई भी गैस, z किसी भी गैस के लिए z इज इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स वो गैस आइडियल गैस है। दैट मीन्स इस रिलेशन को जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन होगा। ठीक है, अगर z हमारा क्या आता है, ग्रेटर देन 1 था, एक था लेसर देन 1 हो गया, एक तुम्हारा मोर देन 1 होगा। ठीक है, अब 2 कंडीशन याद रखो, लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, दोनों ही कंडीशन में कौन सी गैस होंगी, रियल गैस होंगी। दोनों ही कंडीशन क्या होंगी, रियल गैस होंगी। तो अगर इक्वल टू 1 होता है तब उसको बोलते हो आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, आइडियल गैसेस वही होती हैं जिसके लिए इज 1 होता है। ठीक है, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, यहाँ पर आ ही गया है। ठीक है, ये हमने बता ही दिया है। जब ये कंडीशन याद रखो, ये क्या लिखा हुआ है, एज अ प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो, जैसे ही तुम्हारा प्रेशर इस इक्वेशन में, जैसे ही प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। जब ये आर के इक्वल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तुमने इसमें याद रखना है कि किसके लिए कितनी वैल्यू होती है, किसके लिए कितनी होती है। दूसरा इसमें तुम देख सकते हो कि प्रेशर जो होता है इसमें, देखो ध्यान से, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। ये बात याद रखना कि जो अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करते हो किसी का भी, तो उसकी जेड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, जेड से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो अगर तुम किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिक्रीज करेगा, यानी उसका 1 से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसी का डिक्रीज करते हो तो जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है। दैट इज कंप्लीट। देन वी विल मूव टू
बॉयल्स टेम्परेचर। अब बॉयल्स टेम्परेचर में तुमने याद रखना है कि बॉयल्स टेम्परेचर होता क्या है, दैट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर। हमने लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास 3 लॉज होते हैं। उसमें हमने बॉयल्स लॉ भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड प्रेशर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बॉयल्स टेम्परेचर में भी यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी जो रियल गैस होती है, कोई भी रियल गैस जो होती है वो आइडियली बिहेव करेगी। ठीक है, ये देख लेना, ठीक लिखा गया। ठीक है, तो हमने कहा कि बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी रियल गैस जो होती है दैट बिहेव्स एज आइडियली, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी ओवर एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब बॉयल्स टेम्परेचर जब भी होता है, इसमें देखो, जब हमने बॉयल्स टेम्परेचर लिया है तो एट बॉयल्स टेम्परेचर पे z की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। ये तुम्हारा क्या होता है, बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा, बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, तो z इक्वल टू 1 होता है एट बॉयल्स टेम्परेचर पे। तो जब भी बॉयल्स टेम्परेचर हम काउंट करते हैं या फिर हमारा कोई भी बॉयल्स टेम्परेचर होता है 35 और 25, तो उस बॉयल्स टेम्परेचर पे z की वैल्यू 1 होती है। अगर z की वैल्यू 1 होती है दैट मीन्स बॉयल्स टेम्परेचर पे सारी गैसेस कैसी होंगी, आइडियल गैस होंगी, है ना। जब भी बॉयल्स टेम्परेचर होता है उस टाइम पे z की वैल्यू 1 होती है, और z की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, आइडियल गैसेस के लिए होती है, हम ये पढ़ चुके हैं। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेसर देन 1 होती है, यानी अगर बॉयल्स टेम्परेचर से हम ऊपर जाते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर जाते हैं, तो हम z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और लेसर देन 1 हो जाएगी। बस यही हमने इसमें पढ़ना था। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं क्रिटिकल स्टेट। हमें पता है कि किसी भी गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, देखो कोई भी गैस है हमारे पास, ठीक है, उस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी गैस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ गए भाई हम। ठीक है, तो किसी भी गैस को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं हमें उनको पास पास लाना होगा, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, यही तो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विड स्टेट में लेकर जाना, किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में अगर लेकर जाना है तो उन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो हमें डिक्रीज़ करना होगा, और स्पेस को डिक्रीज़ करने के लिए हमें इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो बढ़ाने होंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ाने होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना मतलब प्रेशर इंक्रीज करना है हमें, और टेम्परेचर भी हमें एक प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड, एक जो बोलते हैं ना फिक्स्ड टेम्परेचर बोल सकते हो, एक रेफरेंस टेम्परेचर तुम्हें लेना होगा जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें एक टेम्परेचर भी चाहिए जिस पे ये कन्वर्ट हो जाए किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, समझ गए हो। तो किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हमें उसका प्रेशर इंक्रीज करना होगा और उसको एक फिक्स्ड टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना होगा, तो ये मेजर रोल होता है। ठीक है, तो किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर तुम्हें डिक्रीज़ करना होगा। डिक्रीज़ करने के बाद भी तुम्हें एक स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस बोल सकते हो, एक मतलब बेसिक टेम्परेचर बोल सकते हो जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विफाइड हो सकती है। ठीक है, ये बोल सकते हो कोई भी एक ऐसा फिक्स्ड टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज़ योर क्रिटिकल टेम्परेचर, और वही क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। देखो हम यहाँ आ जाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया है एंड क्रिटिकल प्रेशर होगा। देखो पहला ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं TC, PC एंड PC, I think it's PC एंड VC, दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा, दैट इज़ क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी भी हमने पहले भी देखो पढ़ के देखो इस इक्वेशन को क्या बोल रहा है ये, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस में डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच की कोई भी गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती। दैट मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई भी गैस लिक्विफाई की जा सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। दैट इज़ द पर्टिकुलर पॉइंट हेयर। और क्रिटिकल प्रेशर भी एक ऐसा प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर है जिसको हमें लगाना ही होगा किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए एट क्रिटिकल टेम्परेचर। पहले तुम्हें एक टेम्परेचर की रेंज फिक्स करनी होगी, तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है टू लिक्विफाई अ गैस, दैट इज़
क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको लिक्विफाई करना होता है, उसके लिए टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 72.9 एटमॉस्फेयर एंड वी सी इज इक्वल टू में 95.65 पर सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा। दैट इज़ पर्टिकुलर point here, and thank you so much. We will meet in next video.